नमस्कार, मैं हूं ज्योति सुनहर। स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां, सफलता की कहानी, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। अब खबर विस्तार से। पटना के अटारी परिसर में आयोजित 3 दिवसीय फल एवं सब्जी प्रदर्शनी में किसानों को प्रोत्साहन भी और सम्मान भी। मधुआ कीट से बचाव के लिए आम और लीची के मंजर में संतुलित कीटनाशी का छिड़काव है जरूरी। गर्मी के मौसम में नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग तकनीक अपनाकर पानी की बचत और बेहतर उत्पादन एक साथ। राजधानी पटना के अटारी परिसर में किसानों को प्रोत्साहित और उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय फल एवं सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्यान निदेशालय बिहार की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में राज्य के उन्नत किसान अपनी बेहतर उपज के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उत्कृष्ट खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। अटारी पटना के परिसर में सजे रंग बिरंगे फलों और ताज़ी सब्जियों के स्टॉल किसानों की मेहनत और आधुनिक खेती की तस्वीर पेश कर रहे हैं। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने उन्नत तकनीक से तैयार अपनी उपज को प्रदर्शित किया। 6 जिलों के किसान आए हुए हैं और बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर और रोहतास के किसान आए हुए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट लगे हैं यहाँ पे। तो प्रदर्शन के रूप में हम लोग फल, फूल, सब्जी, टोटल 29 प्रोडक्ट है। जेली, अचार, जैम ये सब बना के घर से घरेलू से लाए हुए हैं। आम और लीची उत्पादक किसानों के लिए अभी का मौसम बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय पेड़ों में मंजर निकलने शुरू हो जाते हैं। तापमान में उतार चढ़ाव और नमी की स्थिति के कारण मधुआ कीट और अन्य हानिकारक कीटों का प्रकोप बढ़ने की आशंका रहती है, जिससे मंजर झड़ सकते हैं और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि मंजर निकलने के प्रारंभिक चरण में हल्का और संतुलित कीटनाशी छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव सुबह या शाम के समय करें ताकि दवा का बेहतर प्रभाव हो और मधुमक्खियों को नुकसान ना पहुंचे। यदि कीटों की संख्या अधिक दिखे तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में खेतों में नमी बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। दरअसल मल्चिंग तकनीक आधुनिक कृषि की ऐसी विधि है जो न केवल फसल की गुणवत्ता में सुधार करती है, बल्कि पानी की बचत, मिट्टी के संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण में भी मदद करती है। मल्चिंग तकनीक में मिट्टी की सतह पर प्राकृतिक या कृत्रिम सामग्री की एक परत बिछाई जाती है। इसे मल्च कहा जाता है। यह परत मिट्टी को ढककर कई तरह के लाभ प्रदान करती है, जैसे कि मिट्टी में नमी बनाए रखना, तापमान को नियंत्रित करना और खरपतवार को उगने से रोकना। अभी गर्मी का समय प्रारंभ हो चुका है और ऐसे समय में जो खेत होता है उसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि किसान भाई हमारे मल्चिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं और उस सब्जी का लगाते हैं तो सिंचाई की जो बार बार सिंचाई करने की समस्या आती है वो नहीं होगी। जैसा कि मल्चिंग जो तकनीक है इसमें प्लास्टिक का मल्च होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये 6 से 7 महीने बाद अपने ही स्वतः ही मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि घुल जाता है। इससे जो है किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं होता है। तो बहुत ही पतली पॉलीथीन होती है जिसको कि आप मिट्टी में लगा देंगे और लगाने के बाद उसमें फसल लगाएंगे तो जो नीचे मिट्टी में नमी होती है वो बरकरार रहती है और कम पानी में आपका फसल का उत्पादन अच्छा होता है। जिन किसान भाइयों ने इन दिनों लौकी की खेती करने की तैयारी कर ली है, उनके लिए यह समय सही प्रजाति के चयन का है। यदि आप चाहते हैं कि उत्पादन अधिक हो और बाजार में अच्छी कीमत भी मिले तो उन्नत प्रभेदों का चुनाव करना बेहद जरूरी है। लौकी की उन्नत किस्मों में नरेंद्र रश्मि और काशी शिवानी प्रमुख मानी जाती है। ये प्रजातियां न केवल अधिक उत्पादन देती है बल्कि इनके फल आकर्षक, समान आकार के और बाजार में पसंद किए जाने वाले होते हैं। साथ ही इन पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है, जिससे किसान भाइयों को कम समय में बेहतर परिणाम मिलते हैं।
फसल कटाई के बाद धान, गेहूं या सरसों को झाड़ने की प्रक्रिया किसानों के लिए मेहनत और समय लेने वाला काम होता है, लेकिन अब इस काम को आसान बना रहा है पेडी थ्रेशर यंत्र। इस मशीन की मदद से आप धान, गेहूं या सरसों की फसल को कम समय में और कम मेहनत में आसानी से झाड़ सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे घर के आंगन या किसी भी समतल स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह यंत्र संचालन में सरल है, जिसे घरेलू महिलाएं भी आसानी से चला सकती हैं। इससे श्रम की बचत होती है, समय की बचत होती है और अनाज की हानि भी कम होती है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ की गई खेती कभी असफल नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण है ग्राम बैरिया के प्रगतिशील किसान राम प्रवेश मेहता, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता और आधुनिक तकनीक के बल पर सफलता की नई मिसाल कायम की है। पटना जिले के इस किसान ने 5 बीघा भूमि में लगभग 4 लाख रुपए की लागत से प्याज की उन्नत खेती की और वो आज अपनी लागत का 2 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। उनका मानना है कि यदि किसान वैज्ञानिक पद्धति और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर खेती करे तो खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि लाभ का माध्यम बन सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं गेहूं और चावल के बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7,500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा सुपर बासमती चावल 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। धूप खिली रहेगी और मौसम शुष्क रहेगा। अब तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी। मौसम विज्ञान से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी पटना सहित प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। आज के कृषि समाचार में आपने देखा सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी, मंडी भाव और आज के मौसम के हाल के बारे में। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और कृषि जगत से जुड़ी हुई एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है बदलते मौसम का दलहनी और तिलहनी फसलों पर पड़ने वाले असर। इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देवनाथ प्रसाद। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है बदलते मौसम का दलहनी और तिलहनी फसलों पर असर। भारतीय मौसम में अगर बात करें तो लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इस बदलाव की वजह से कृषि काफी ज्यादा परेशान है। तापमान में उतार चढ़ाव, सूखा तो कभी अनियमित वर्षा, जिस वजह से दलहन और तिलहन के फसलों पर इसका खास असर देखने को मिलता है। कैसे हम इस असर से दलहन और तिलहन को प्रभावित होने से बचा सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर प्लांट प्रोडक्शन देवनाथ प्रसाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि बदलते मौसम में तिलहन और तिलहनी फसलों में
किस तरीके के जो असर है वो देखने को मिलते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बदलते मौसम में जो हमारी दलहन और तिलहन की फसलें हैं वह कैसे प्रभावित होती है। वास्तव में जो मौसम बदलता है, कभी तापमान अधिक हो जाता है, कभी ठंड पड़ने लगती है, बेमौसम बारिश हो जाती है, यानी कहा जाए कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है तो हमें निश्चित रूप से जलवायु अनुकूल खेती जो है इस पर हमको विचार करना पड़ता है और उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। प्रायः देखा गया है कि अगर जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं तो जलवायु अनुकूल खेती पर हम नहीं ध्यान देते हैं तो जो फसल के उत्पादन है, खास के दलहनी और तिलहनी फसल के, वह काफ़ी कम हो जाते हैं। 20 से 30% इसमें कमी आती है। जो हमारे दाने होते हैं उस दाने भी श्रीभेल्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनका ग्रेन वेट भी कम हो जाता है। यह पाया गया है कि अगर तापमान अचानक अधिक हो जाए तो देखा जाता है कि उनका जो प्लाज्मा होता है वह भी कभी कभी फट जाता है और कभी ओला या अत्यधिक ठंड पड़ जाती है तो उस समय भी हम देखते हैं कि दाने में सिकुड़न होता है और उपज भी घटती रहती है। पाया गया है कि तिलहनी फसलों में जब अधिक ठंड पड़ती है या और अचानक तापमान बढ़ जाता है तो उनके बीजों में और उनके जो होते हैं उसमें पोषक तत्व की भी कमी हो जाती है, साथ ही साथ तेल का उत्पादन भी काफ़ी कम हो जाता है। तो बदलते मौसम में अगर हम जलवायु अनुकूल खेती पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से फसलों पर इसका बहुत ही ऋणात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो उनके वृद्धि विकास से लेके उत्पादन तक को प्रभावित करता है। अतः किसान भाई, बदलते मौसम में आपको विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि कैसे आप फसल चक्र अपनावें, कैसे आप किस्मों का चयन करें एवं जलवायु के दृष्टिकोण से जो सूक्ष्म सिंचाई है उसका उपयोग करके जहाँ कम पानी है हम इसका अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब कभी भी आप जलवायु अनुकूल खेती की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ वर्षा कम हो रही है, पानी और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो कम पानी में होने वाली फसलें जैसे दलहन तिलहन उस पर हम विचार कर सकते हैं और उस पर हम खेती कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम मिलेट्स या मोटे अनाज की खेती, मक्का, ज्वार, बाजरा, इस पर भी हम विशेष ध्यान दे सकते हैं और इसकी खेती हम करेंगे तो निश्चित रूप से कम उत्पादन में, कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यदि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में किसान भाई नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से लागत भी अधिक लगेगी, उत्पादन भी प्रभावित होगा और जो हमारा वातावरण है उस पर भी उसका विशेष असर पड़ेगा। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि जैविक खाद, गोबर की खाद आदि का उपयोग करके भी हम मिट्टी में नमी को संरक्षित कर सकते हैं और जहाँ तक कीट व्याधि के प्रकोप की संभावना है तो उसमें भी हम आपको कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से आप जैविक कीटनाशी का उपयोग करके और फसल चक्र सही ढंग से अपना के आप अच्छे ढंग से जलवायु परिवर्तन से होने वाले कुप्रभाव के असर को कम कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि हम इन उपायों से जो है बेहतर पैदावार कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें जब सूखा का वक्त आता है, बदलते मौसम में सूखे की वजह से भी दलहनी और तिलहनी फसलों पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में हम किस तरीके से, कौन कौन से वो नई तकनीक है जिनका इस्तेमाल करके हम इससे फसल को बचा सकते हैं? वास्तव में यदि सूखा का प्रभाव अधिक होता है, तापमान अधिक हो जाता है तो इसका असर पड़ता है। तो इसके बचाव के लिए बहुत सारे हमारे आधुनिक तकनीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म इरिगेशन, जिसे फव्वारा सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से हम जल संरक्षण और कम जल का उपयोग करके फसल को बचा सकते हैं और इससे मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। दूसरा, मल्चिंग भी बहुत कारगर है। जो फसल अवशेष है उसका हम मल्चिंग करके भी हम नमी को संरक्षित करते हैं और इससे जो फसल पर तापमान की में वृद्धि होती है, उसका जो कुप्रभाव पड़ता है, उसके असर को हम कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार जब कभी भी हो तो हम उसमें कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए या जैविक खाद का उपयोग करके भी, और जिसमें हरी खाद है, गोबर की खाद है, नीम की खल्ली है, अंडी की खल्ली है, आदि का मिट्टी में हम उपयोग करके भी बहुत हद तक नमी को संरक्षित कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मल्चिंग एक बेहतर तरीका है और जीवन रक्षक के लिए, खास के जीवन रक्षक जो सिंचाई के दृष्टिकोण से है जल, उस जल का लिए हम सूक्ष्म इरिगेशन, जिसको हम माइक्रो इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं, उसका उपयोग करके, फव्वारा सिंचाई या मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करके बहुत हद तक हम अधिक तापमान से होने वाले जो फसल पर कुप्रभाव है, जिससे उत्पादन लागत भी बढ़ती है, साथ साथ उत्पादन भी घटता है, दाने में का वजन भी घटता है और फसल के सूखने की भी संभावना बनी रहती है।
तो इस परिस्थिति को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। सर, आज के वक्त में सरकार द्वारा भी कई तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं ताकि किसान भाई जो है वो अपने फसल को बेहतर कर सके, बेहतर उपज प्राप्त कर सके। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि दलहन और तिलहन फसलों को बचाने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए, किसान भाइयों की मदद के लिए सरकार द्वारा और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। किसान भाई, सरकार एवं वैज्ञानिक भी जलवायु अनुकूल खेती के लिए काफी प्रयत्नशील है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे योजनाएं भी बनाई है और वह किसानों के हितकारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जलवायु अनुकूल खेती के लिए AI का उपयोग, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके उपयोग को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। IoT के उपयोग पर भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। बीज पर सब्सिडी दी जा रही है, यंत्र पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही साथ किसान भाई को जलवायु अनुकूल खेती करने के लिए जो अच्छे बीज हैं, उन्नतशील बीज हैं, गुणवत्तायुक्त बीज हैं, उसको प्रश्रय दिया जाता है और उस पर भी अनुदान दी जा रही है। यहाँ पर हम बता दें कि बहुत सारी योजनाएं भी किसानों के हित में चलाई जा रही है जलवायु अनुकूल खेती के लिए। इसमें जैसे कि हम छिड़काव के लिए उसमें तरल उर्वरक का छिड़काव या कीटनाशी छिड़काव पर भी हम लोग अनुदान देते हैं। साथ ही साथ यह भी हम देखते हैं कि ड्रोन से जो छिड़काव होता है उस पर भी सरकार के स्तर से अनुदान दिया जाता है और इसके लिए भी योजना चलती है। साथ ही साथ किसान पाठशाला भी चलते हैं जहां पर अवेयरनेस कार्यक्रम, किसानों को जागरूकता देने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम निरंतर किया जाता है। साथ ही विश्वविद्यालय के स्तर से कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी प्रशिक्षण किए जाते हैं तथा कृषि में जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो सामयिक है और आने वाले सीजन में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए एग्रोवेट एडवाइजरी भी जारी की जाती है। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि आगामी सप्ताह में वर्षा की क्या स्थिति होगी, तापमान का क्या प्रभाव होगा, इस परिस्थिति में किसान फसल में किस प्रकार का प्रबंधन कर सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से, AI टूल्स के माध्यम से एवं हमारे जो मास मीडिया है उनके माध्यम से दिया जा रहा है और किसान पाठशाला इसमें बहुत ही अच्छा और कारगर भूमिका निभा रहा है ताकि किसानों को जानकारी के अभाव में जो यह क्षति होती है खास के जलवायु में परिवर्तन के कारण, उसकी कमी की भरपाई की जा सके। और इस हेतु किसानों के लिए जो जागरूकता कार्यक्रम है वह जमीनी स्तर पर काफी लाभदायक साबित हो रहा है। सर, हमारे किसान भाइयों को कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दें। किसान भाई, जलवायु परिवर्तन के कारण जो फसलों पर कुप्रभाव पड़ते हैं उसके लिए मौलिक अगर 4 सिद्धांत पर अगर अमल करते हैं तो निसंदेह आप उसके कुप्रभाव को काफी कम कर सकते हैं। पहला, आपको सहिष्णु, जो रोग सहिष्णु हो, कीट व्याधि सहिष्णु हो, तापमान सहिष्णु हो, ठंड का सहिष्णु हो, वैसे प्रभेदों का चयन करें, उसकी बुआई करें। बुआई ससमय करें, विलंब से बुआई नहीं करें। खरपतवार प्रबंधन करें। कीट व्याधि प्रबंधन हेतु IPM, जिसको हम समेकित कीट प्रबंधन करते हैं, उसको बढ़ावा दें। जहां संभव हो सके रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरक में भी पोटासिक उर्वरक का ज्यादा प्रयोग करें एवं जैविक खाद का अधिक उपयोग करके आप बहुत हद तक जो जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, खास के दलहनी फसलों पर और तिलहनी फसलों पर, उसके असर को कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने जाना किस तरीके से फसल चक्र में बदलाव के जरिए हम मौसम परिवर्तन से होने वाले प्रभाव से अपने दलहनी और तिलहनी फसलों को बचा सकते हैं। साथ ही साथ सरकार और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जिस तरीके से योजनाओं के जरिए आपकी मदद की जा रही है, उन मददों के जरिए भी आप बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार। दर्शकों, अपने खेती को और भी बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए देखते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं पर बनी हुई शॉर्ट फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है।
इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। आपने देखा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर बनी हुई शॉर्ट फिल्म। इन योजनाओं के माध्यम से आप अपने फसल को और भी बेहतर कर सकते हैं। आज के अंक में हमने जाना किस तरीके से हम फसल चक्र में बदलाव के जरिए बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं और मौसम के परिवर्तन से होने वाले प्रभाव से भी अपने फसल को बचा सकते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।